नमस्कार, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आज हमारे साथ हृदयनाथ दीक्षित जी हैं। कुशल राजनीतिज्ञ हैं, एक बड़ा लंबा सियासी अनुभव, लगभग 55 से 60 साल का कहा जा सकता है कि राजनीतिक अनुभव है। पद्मश्री से सम्मानित हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हृदयनाथ दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। बहुत नमस्कार, आपके इस चैनल को, प्रतिष्ठित चैनल को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सच में आपने राजनीति से संन्यास ले लिया या फिर सिर्फ आप लेखनी के माध्यम से लोगों के बीच में आपकी पहुंच? मैं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता था और जब मैं पढ़ता था ग्रेजुएट कक्षाओं में, तब से ही आम जनता के सरोकारों को लेकर आंदोलन कर रहा हूँ। और आपातकाल में मुझे इसीलिए 20 महीने का कारागार भी हुआ। तो राजनीति से हमने संन्यास लिया, ये खबर तो आप दे रहे हैं हमको। हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं। मैं नियमित रूप से पार्टी का काम करता हूँ और उन्नाव ज़िले में जाकर महीने में 4 दिन पब्लिक से मिलता हूँ और पब्लिक जो कठिनाइयाँ बताती है, शिकायतें लाते हैं लोग, तो उनका निस्तारण करता हूँ। और हम नहीं समझते कि हमारे जैसे लोग कभी रिटायर होते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब आपने राजनीति की शुरुआत की थी, सियासत में आप आए थे, तब की सियासत में और अब की सियासत में कितना अंतर आप महसूस कर पाते हैं? अब आप हमें आप स्वतंत्र रूप से कह भी सकते हैं क्योंकि आपके पास एक लंबा अनुभव है 50 से 55 साल का, सिर्फ राजनीति का। असल में केवल राजनीति में ही परिवर्तन आए हैं ऐसा कहने से एक तरफा बात हो जाएगी। परिवर्तन राष्ट्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आए हैं। शिक्षा में आए हैं, व्यापार में आए हैं, और ये जो मीडिया है, इसमें सोशल मीडिया नाम से एक बड़ा जीवधारी खड़ा हो गया सामने। तो परिवर्तन तो सब जगह आए। आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी उनके सामने जो और इसी विधा में काम करने वाले लोग हैं। तो राजनीति में भी उसी तरह परिवर्तन आया जैसा राष्ट्र जीवन के अन्य क्षेत्रों में आया हुआ है। और इस परिवर्तन में वित्त महत्वपूर्ण हो गया। और जो बाकी राजनीति के काम थे, अब आंदोलन कम होते हैं। हम सत्ता दल हैं, तो ऐसा नहीं कि हम कोई ललकार रहे हैं, विपक्ष आंदोलन नहीं करता, लेकिन आंदोलन कम हो रहे हैं और सब कुछ सोशल मीडिया पर युद्ध लड़ा जा रहा है। प्रत्यक्ष जनसंपर्क भी कम हुआ है राजनीतिक कार्यकर्ता का। मुझे अच्छा लगता है जब 10 लोग आ जाते हैं मिलने उन्नाव से, और वो शाम को 6, साढ़े 6 के आसपास आते हैं। तो आमतौर पर लोगों को अच्छा नहीं लगता जब भीड़ लगती है। हाँ। और मैं खूब लिखता पढ़ता भी हूँ और भीड़ को भी एंजॉय करता हूँ और अधिकारियों को फ़ोन करता हूँ। कुछ काम हो जाते हैं, कुछ नहीं होते वो मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी को बताता हूँ। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि सोशल मीडिया को लेकर जो आपने कहा कि जो भी आंदोलन है, जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं या जो भी चीज़ें हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गई हैं। एक नया शब्द देखिए नेपाल से निकला था, जेनजी, और ये सोशल मीडिया का ही कमाल है। क्या आपको लगता है कि नेताओं को, खासतौर से आजकल के जो युवा पीढ़ी वाले जो नेता हैं, उनको जनता के बीच में जाना चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल। संगठन शास्त्र में प्रत्यक्ष जनसंपर्क पहली बात है कि पहले प्रत्यक्ष जनसंपर्क हो। विचारधारा का हम प्रचार प्रसार करें व्यक्तिशः और सामूहिक रूप में भी। व्यक्तियों से बात करें तब बताएं, और जहाँ कहीं सामूहिक अवसर आता है वहाँ पर अपनी बात रखें। तो राजनीतिक कार्यकर्ता असल में एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े होते हैं और विचारधारा की वो ध्यान कम देते हैं। यहाँ पर अपने देश में मैं कह सकता हूँ कि एक समय कम्युनिस्ट पार्टियाँ पश्चिम बंगाल में बिल्कुल विचारधारा के आधार पर काम करती थी। तमाम गलतियाँ उनकी निकाली जा सकती हैं, लेकिन उनकी एक विचारधारा थी। हमारे यहाँ भारतीय जनसंघ के समय से एक विचारधारा है राष्ट्रवाद की। उस विचारधारा को लेकर हम लोग आम जनता में जाते हैं, कार्यकर्ता तैयार करते हैं और कार्यकर्ता फिर उस विचारधारा को ले जाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि सभी दल टूटे भारत के किसी न किसी रूप में। मैं किसी प्रतिपक्षी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनसंघ काल से कभी टूटी नहीं, दो फाड़ नहीं हुई। न इसका कोई अलग ग्रुप बना कि जैसे एक समय कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ओ थी, कांग्रेस तृणमूल थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी थी। तो एक ही कांग्रेस टूट फूट करके बिखरती रही। हाँ, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बिल्कुल। एक चीज़ आपने टूटने का जिक्र किया। अब जब आप बैठते हैं अपने घर के लॉन में, तो कभी आप पीछे पलट के आप सोचते हैं कि अगर आपका जो संघर्ष रहा है, जो सियासत का सफ़र रहा है, कभी ख्याल आया कि नहीं बीजेपी में ना होते, किसी और दूसरे राजनीतिक दल में होते तो शायद और बड़ा कद होता और बड़ी चीज़ें, उपलब्धियां हासिल होती? कभी ख्याल आता है, कभी ख्याल आया जीवन में? असल में दूसरी पार्टी ही नहीं,
हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए, विचारधारा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के लिए जी, दूसरी पार्टी उस तरह की विचारधारा नहीं मानती। वो ना संस्कृति मानती इस देश की, ना परंपरा मानती है इस देश में। इस देश के का गठन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भिन्न प्रकार का है। हम संस्कृति आधारित राष्ट्र हैं, और बाकी जो स्टेट है, स्टेट और पीपुल, ये मिलाकर नेशन बनाते हैं दुनिया के अन्य देशों में। हमारे यहाँ जो लैंड है वो, और एक स्टेट, एक कल्चर, जी, भूमि, जन, संस्कृति मिलकर राष्ट्र बनते हैं। तो उस विचारधारा के आधार पर काम करने में मज़ा ज़्यादा आता है, और मुझे खूब सम्मान मिला। मैं 5 बार विधायक हुआ, और अभी मैं विधानसभा का अध्यक्ष था। अभी मुझे पद्मश्री मिला, जबकि मैं जानता नहीं था कि पद्मश्री, मैंने कोई आवेदन नहीं किया था। वहाँ से एक वरिष्ठ अधिकारी का फ़ोन आया कि आप सहमति दे दें। हमने सहमति दे दी। तो अध्ययन की दृष्टि से मैं अपना समय ज़्यादा पहले भी लगाता था, जब मैं अध्यक्ष विधानसभा का था या एमएलए था, उसमें कभी कमी नहीं आई। और हम समझते हैं कि एक विद्यार्थी जैसा जीवन यापन करते हुए मुझे संतोष है कि जो अब तक हुआ है वो ठीक हुआ है। क्या हमेशा आप अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में ही मानते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। समय कैसे निकालते थे जब आप विधानसभा अध्यक्ष थे, 5 बार के विधायक हैं, जनता के बीच में जाना है, जैसे कि आप कह ही रहे हैं कि सोशल मीडिया में नहीं है, जनता के बीच में ही राजनीति होती है। किताबें लिखने के लिए, पढ़ने के लिए समय कैसे निकालते थे? इस दुनिया, परिवार भी, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। चौधरी साहब के पास भी, हमारे पास भी। और कोई इसी समय का सदुपयोग करके नरेंद्र मोदी हो जाता है, और कोई इसी समय का सदुपयोग करते हुए राहुल गांधी हो जाता है, कोई सन्यासी हो जाता है, कोई वैज्ञानिक बनता है। इन्हीं 24 घंटों में नए शोध होते हैं, नई दुनिया खड़ी करता है वो। तो 24 घंटे सबके पास। बात यह है कि आपकी वरीयता क्या है, वरीयता क्या, प्राथमिकता किस चीज़ की है, यही बात। आपने पीएम मोदी का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी ने 24/7 365 दिन राजनीति करने का एक नया, कहा जा सकता है, मंत्र दिया है पूरे देश भर के और सभी पक्ष विपक्ष सभी को? वो मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता है, तो उसका स्वयंसेवक तो प्रत्येक समय बात देश की ही किया करता है। उन्होंने समय का सदुपयोग किया, उनको अवसर भी मिले, और उनको अवसर मिलना चाहिए भी। उन्होंने सिद्ध कर दिया है अपनी अब तक की प्रधानमंत्री का दायित्व निर्वहन करते हुए कि ऐसा पहले नहीं हुआ। अगर आज आपको राजनीति शुरू करने का मौका मिलता कि आज के दौर में आप सियासत कर रहे होते, शुरुआत कर रहे होते, ज़्यादा चुनौतियाँ होती? जिस तरीके से परिप्रेक्ष्य, जिस तरीके से कहा जा सकता है माहौल है, जिस तरीके से राजनीतिक दलों का काम करने का तरीका है, ज़्यादा चुनौती होती? हम नहीं मानते चुनौती होती। अच्छा, इसलिए कि प्रत्येक मनुष्य अपने समय का उत्पाद है, तो जिस समय उसी समय के हिसाब से ढला हुआ है, और हम जहाँ सहमत उससे नहीं है उसको राजी करें, सहमत करें। लोकतंत्र का यही मतलब है। बिल्कुल। कुछ चुनावी बात कर लेते हैं। जी। पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू आबादी, लगभग 65 से 70% हिंदू आबादी है, 27 से 30% के आसपास मुस्लिम आबादी है। क्या वहाँ पर मुस्लिमों ने बीजेपी को रोक रखा है? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ सरकार बनाएगी, और जो मतदाता हैं वो पहले से ही तैयार बैठे हैं। और हम समझते हैं कि वहाँ के मुस्लिम भी अब जान गए हैं कि हमारा दुरुपयोग होता रहा है, तो वह भी भारतीय जनता पार्टी वोट करेंगे, कर सकते हैं। मुस्लिम समुदाय को बीजेपी से दिक्कत क्या है? क्यों एक दूरी क्यों रहती है? आपको कभी लगा? ये प्रश्न तो जिनसे पूछा जाना चाहिए, जो दूरी बनाए हुए हैं। हम तो अपने यहाँ के लिए कह सकते हैं, उन्नाव में सब मुस्लिम सब मेरे साथ बैठते हैं और चुनाव में सहयोग भी करते हैं हर तरह का, और अचानक पहुँच जाएँ तो भी 150 लोग आ जाते हैं। तो कोई दूरी धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग। असल में पहले गैर भाजपा दलों ने लोगों को गुमराह किया है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में आ गई तो फिर आप मार दिए जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब सरकार देख रहे हैं 10-11 साल से सरकार आ गई है, किसी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ व्यक्तिगत स्तर पर हो सकती है, कोई मुस्लिम है इसलिए तकलीफ हो, ऐसा नहीं। क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद से, जब से पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला है, मुस्लिमों के लिए बड़े काम हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, वक्फ कानून पे संशोधन हो, ढेर सारी योजनाएं हैं, मुस्लिम समाज के लिए बड़ा कानून हुआ, लेकिन अभी भी मुस्लिम समुदाय जो है वो खुले मन से, हमें लगता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकार करता है? कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर अपने को अलग मानती है
कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी अस्मिता, हमारी पहचान अलग है, तो उसे राष्ट्र जीवन में घुलने में देर लगेगी। मुसलमानों का एक वर्ग पॉलिटिकल क्लास है, तो वो बार बार ये समझाया करता है कि नहीं, तुमको यहाँ भारत में 2 नंबर का नागरिक बनाकर रख दिया गया है और तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है, उसके बाद भारत में। तो मुसलमानों के लिहाज से हम दूसरे नंबर के राष्ट्र हैं। और यहाँ पर बगैर ये देखे कि ये मुस्लिम है कि हिंदू, लोग राष्ट्रपति भी हुए हैं उसी कम्युनिटी से और भिन्न भिन्न पदों पर गए हैं, मुख्यमंत्री भी हुए हैं। तो अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं, वो भारत भूमि को अपना माने और हम तो गले लगाने को तैयार बैठे हैं। क्या आपको लगता है अभी और संवाद करने की ज़रूरत है इस वर्ग के साथ, योजनाओं को और नीचे तक ले जाने की ज़रूरत है ताकि वो भरोसा, वो विश्वास जो है वो और मजबूत हो? संवाद हमेशा किया जाना ही चाहिए, वो संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। और भारतीय लोकतंत्र में वाद विवाद संवाद ये चलते रहे हैं। इसमें संवाद बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहल की। अलग से विचार करना किसी जाति के लिए, किसी वर्ग के लिए, किसी क्लास के लिए, किसी रिलीजन के लिए, किसी मजहब के लिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती। मुस्लिमों को वोट चाहिए आपको? हमको सबका वोट चाहिए। हम अलग से पंचायत नहीं करते कि मुस्लिमों के वोट के लिए दौरा कर रहे हैं। वो विचार कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं। आपको उनकी जो दुष्प्रचार था, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल हैं ऐसे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको लगता है कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो उनका अपना बैंक वोट है, अपना विरासती वोट है। वो दरअसल विचार करते हैं टुकड़ों टुकड़ों में। जैसे विचार करते हैं गड़रिया कितने हैं यूपी में, फिर प्रतिशत निकालते हैं, फिर निकालते हैं तेली, तमोली, बढ़ई, लोहार, कहार, कुम्हार ये कितने हैं, अलग अलग निकालते हैं प्रतिशत। और फिर सारा प्रतिशत जोड़ के जीत दिखा देते हैं कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि कुम्हार हमारे साथ इतने % हैं, यादव हमारे साथ इतने % हैं, लोधी हमारे साथ इतने % हैं। इस तरह विचार ना हो तो ठीक रहेगा। 2027 को किस तरीके से देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पिछले जो साल रहे हैं 2027 में मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आप लोग वापस आएंगे? तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही मान लिया कि वो हार गई। अभी 1 साल है चुनाव का, लेकिन समाजवादी पार्टी का मनोबल गिरा हुआ है और इसीलिए उनके वो किसी कार्यक्रमों में नहीं दिखाई पड़ते। और कि कोई राष्ट्र जीवन की बड़ी समस्या होती है उस पर भी वो उनका कम उपस्थिति है। और वो गणना कर लिए हैं वही कि एक ये जाति, एक ये जाति, ये जाति और एक ये वर्ग, ये मिला करके गणित पूरा हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं। इसलिए कि योगी जी की सरकार ने बहुत काम किया है यहाँ पर, प्रत्यक्ष काम। और कोई घर परिवार असंतुष्ट नहीं है मोदी जी की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं पूरे देश में। तो ये इनको लेकर के जातियों के, इसके मजहब के सब ये के लिए ढहेंगे और ढह रहे हैं। आपको लगता है कि भारत की तस्वीर बदली है? जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, दुनिया के देशों की भारत की तरफ उस नज़रिए की बात करते हैं, चाहे व्यापारिक हो, ट्रेड हो, बाजार हो या दूसरी, तस्वीर बदली है? राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ा है और भारत की पद और प्रतिष्ठा बिल्कुल आसमान छू रही। और गाँव में कई बार बातें चल पड़ती हैं, अभी भी मैं गाँव जाता हूँ तो जब बातें चल पड़ती हैं कि वोट किसको दिया जाएगा, तो कोई कहता है आपकी भाजपा को नहीं देंगे, तो वहाँ बहुमत खड़ा हो जाता है, कहता हम तो नरेंद्र मोदी को वोट दे, आप चाहे जौन हुए। तो नरेंद्र मोदी जी की बात करता है, बीच की बातें नहीं करता। और नरेंद्र मोदी जी ने वाकई लोगों का दिल जीत लिया है अपने परिश्रम से, अपनी कार्यशैली से, अपने विचार से। और जो कंपेनिंग उनकी ताकत है कि कहीं भी पहुँच जाए, बंगाल पहुँचेंगे तो बंगाल में जो पुराना विभाजन है, विभाजन नहीं रहेगा। जहाँ मोदी जी पहुँचते हैं विभाजन खत्म हो जाता है। ऐसा कंपेनर भी नहीं मिलता इतिहास में। क्या आपको लगता है कि जब हम विदेश नीति की बात करते हैं, खासतौर से पहलगाम आतंकी घटने के बाद, जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर भारत ने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया, वो चाहे पाकिस्तान का आतंकवाद हो, पाकिस्तान से पोषित फंडेड आतंकवाद हो या फिर गाजा फिलिस्तीन का आतंकवाद हो, आतंकवाद को लेकर भारत का एक नज़रिया, एक रुख बहुत पहले से ये भारत का दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट रहा है कि हम आतंकवाद के विरोध में हैं, ठीक से विरोध में हैं। और आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य राष्ट्राध्यक्षों से सहयोग मांगने का काम, उन्हें सहमत कराने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय हुआ। चुनौतियां भारत के आसपास बढ़ रही हैं। जब नेबरहुड की बात करते हैं, पड़ोसी देश पहले की जो नीति, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कहा जाता है ना कि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और पड़ोसी हमारा इस लायक नहीं है कि उससे लगातार वार्ता की जाए। तो हमको प्रतीत होता है, क्योंकि विदेश नीति का मसला उस पर हम लोग कम बोलते हैं, हमको प्रतीत होता है
कि उन लोगों ने मान लिया है, जो पड़ोसी देश हैं, कि इस तरह के अब मोदी जी के साथ नहीं चलेगा व्यवहार। और जो दुनिया के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी जी के कारण भारत को विश्वसनीय मान लिया कि जो कहेगा वो करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा दिखाई पड़ गया, प्रत्यक्ष हो गया। वंदे मातरम को लेकर पार्लियामेंट में भी, संसद में भी चर्चा हुई और विधानसभा में चर्चा हुई। विपक्ष का कहना है कि वंदे मातरम पर चर्चा की क्या करने की जरूरत है, जरूरत थी वहाँ पर उस समय हम देश की दूसरी समस्याओं की चर्चा कर सकते थे, चाहे बेरोजगारी हो या दूसरी समस्याओं की चर्चा कर सकते थे। वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए, लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, यहाँ भी होनी चाहिए और प्रतिदिन होनी चाहिए, इसलिए कि राष्ट्र सर्वोपरिता की दृष्टि से हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान ये दोनों बीज मंत्र जैसे हैं। जैसे मंत्र होता गायत्री, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे ही सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है। और भारत की संविधान सभा जब उठ रही थी तो संविधान सभा में ये सवाल आया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अभी हमने अंतिम निर्णय नहीं लिया है। तो सभापति जी उस समय अध्यक्ष बैठे थे, मुझे स्मरण आ रहा, राजेंद्र प्रसाद जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मुझे एक घोषणा करनी है और सीधे हम घोषणा करते हैं, बहस नहीं कराई, सीधे बता दिया कि ये जनगण मन राष्ट्रगान होगा, ये राष्ट्रगीत होगा। तो राष्ट्रगीत तो किसी व्यक्ति के देश के प्रति उसके क्या संबंध है, कैसा लगाव है, मित्र का लगाव है क्या किसी व्यक्ति से, या घर का लगाव है किसी व्यक्ति से। तो वंदे मातरम ये बताता है कि नहीं, हमारा लगाव ऐसा जैसा हम अपनी माँ को मानते हैं। और ये बात वैदिक काल से चली आ रही। अथर्ववेद का ऋषि कहता है कि हे माता, आप पृथ्वी से कहता क्या हमारी माता हो और हम आपके पुत्र हैं, और हे माता जब कभी हम उठें बैठें तो आपको चोट न पहुँचे, इसलिए हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं। तो ये ऋग्वेद से लेकर, ऋग्वेद में धरती माता आकाश पिता है, फिर उसके बाद अथर्ववेद में आइए, फिर उपनिषद साहित्य में आइए, फिर यहाँ और बाद में गांधी जी पर आ जाइए। तो ये सब लोग तो, लेकिन क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम से भी कुछ लाइनें हटाने के लिए नेहरू जी का पत्र भी काफ़ी चर्चित रहा, वंदे मातरम की जब चर्चा हुई तो उस पर भी संसद पर चर्चा हुई, ये ज़रूरी था क्या कि नहीं अंग्रेज़ों को नहीं पसंद है या मुस्लिम समाज आहत हो रहा है वंदे मातरम की इन लाइनों से, उनको हटाया गया? हाँ, उस पर तो व्यापक चर्चा हो गई लोकसभा में, और नेहरू जी वाला कोई पत्र भी दिखाया गया वहाँ। हाँ। ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आपको जब वंदे मातरम जैसे बड़े उस पर जब चर्चा होती है, युवाओं को प्रेरणा मिलती है, वो भी अपनी आज़ादी की कीमत समझते हैं, वो भी जिन लोगों ने बलिदान दिया है, देश आज़ाद हुआ है, उसकी कीमत समझते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब वंदे मातरम गाने से इनकार किया लोगों ने। तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में डांटा और कहा भारत ये दिन देख रहा है कि हम अपने राष्ट्रगीत को भी नहीं दोहरा सकते। तो ये तो नई पीढ़ी को बताया भी जा रहा है। और चूंकि इधर पिछले 10 वर्ष से जो हमारे समाचार माध्यम हैं, उनकी पहुंच बहुत नीचे तक चली गई है। जैसे आपका ये चैनल है, तो हम लोगों के गांव में देखा जाता है, देहात में बहुत ठेठ लोग चर्चा करते हैं। तो इस समाचार माध्यम से और भी उपायों से, जहाँ कहीं संस्थाएं हो वहाँ इसका प्रचार प्रसार बना रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एक बार फिर अगर हम साहित्य की बात करें, खासतौर से आपकी किताबों की बात करें, विषय की कैसे चुनाव करते हैं? क्या वो समसामयिक होता है, उस समय की जो घटना चल रही होती है उससे जुड़ी आप उस पर फोकस करते हैं? जो सामयिक घटनाएं होती हैं उनके लिए मैं अखबारों में लिखता हूँ, क्योंकि अखबार सामयिक होता है, और जो साहित्य है वो सामयिक नहीं होता, वो काल का अतिक्रमण करे तो ठीक लगता है। तो अखबारों में खूब लिखते हैं। अखबारों में हमारे 6000 आर्टिकल छप चुके अब तक, भिन्न भिन्न अखबारों में। तो सामयिकता तो वहाँ से आती है, और दीर्घकाल में विचार होता है तो साहित्य बनता है। हमने जो किताबें लिखी हैं, जैसे दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान कोश हम कहते हैं जी, वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के बारे में लोग सुनते तो हैं लेकिन जानते नहीं कि क्या है। और बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं उसके तो बड़े मंत्र रहस्यपूर्ण है, उसमें जादू है कि नहीं आता हुआ है। तो हमने ऋग्वेद के परिचय पर एक किताब लिख दी, वाणी प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई, और काफ़ी अच्छी है। मैं उसको भिजवाऊंगा आपके पास। क्या हम लोग ब्रांडिंग करने में पीछे रह गए, अपनी चीज़ों को दुनिया के कोने तक पहुंचा नहीं पाए? बिल्कुल बिल्कुल, पहुंचाना तय नहीं हुआ था। पुरखों को हमारे लगता था कि हम गीत गा लिए तो बस। अब ये गीत कोई सुनता कि नहीं सुनता उससे मतलब नहीं है, ये उनका त्याग था या बड़ापन था।
लेकिन जिस धरती पर जिस भौतिकवाद की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, उसमें आवश्यकता है कि हम अपनी बात कहें, दूसरों की सुनें, और वाद विवाद सब बात चलता रहे। और शायद इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि वोकल वोकल नहीं, लोकल लोकल नहीं, ग्लोबल तक सामान जाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे उत्पाद हो या ज्ञान हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलते हैं कि जब हम उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, खासतौर हिंदुस्तान की अगर बात करें, तो हिंदुस्तान भी सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। उत्तर प्रदेश भी सबसे अधिक युवाओं वाला प्रदेश है, राज्य है। पढ़ने की कला, पढ़ने की क्षमता कम हुई है। आजकल का यूथ बहुत कम किताबों से उसका नाता रह गया है, मोबाइल पे ज़्यादा हो गई, इसका भी बड़ा असर है हमें लगता है। ज़्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पुस्तक मेले जो लगते थे उनकी संख्या बढ़ गई, और पुस्तक मेले में जब मैं जाता हूँ टहलते हुए, आप भी गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सामने भी लगता है अक्सर। तो पुस्तक मेले में जब मैं जितनी बार मैं गया हूँ, उतनी बार हमको किताबों की दुकान पर नौजवानों की भीड़ दिखी, और जब निकलते हुए देखा तो कुछ किताबें सब नौजवान लिए हुए थे। और आज से 15 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। पुस्तक मेला तब भी लगता था, मैं तब भी जाता था, टहलता था, पर स्टॉल में बैठता था, तो वैसी खरीद नहीं होती थी। लोग ये मानते हैं कि सोशल मीडिया ने इसको विस्थापित कर दिया किताब को, लेकिन किताब है कि वो सिर पर चढ़कर बोलती है। आप हैं तो सोशल मीडिया पे आप हैं? हाँ हैं। अच्छा, एक्टिव रहते हैं या फिर अकाउंट बने हुए हैं? जो इनकमिंग कॉल है वही हमारे लिए ठीक है। आप भी घबराते हैं सोशल मीडिया से? नहीं, घबराने कोई जरूरत नहीं। अच्छा, कोई जरूरत नहीं। कोई पत्रकार या कोई मित्र अगर लिखेगा हमारे बारे में, तो हमारा प्रचार तो करेगा। एक चीज़ और, विधानसभा की हम बात करें, जब आप विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और हमने कई लोगों का इंटरव्यू भी पढ़ा, जो सहनशीलता थी, जो कहा जा सकता है आपको एक मृदुभाषी के रूप में हमेशा, वो चाहे विपक्ष का हो पक्ष का हो, उसको वो बहुत ज़रूरी है आजकल के राजनीति में, सियासत में, सियासतदारों में। जो धैर्य है, जो सुनने की क्षमता है, वो जब आप गहन अध्ययन करते हैं जी, तो धैर्य परिणाम बनता है, उपकरण नहीं। मतलब धैर्य का पालन हम करें तो अच्छे बनेंगे। हम कहते नहीं जब आप अच्छे रहिए तो धैर्य अपने आप आ जाएगा। तो परिणाम बन जाती है मृदु बोलना, वैसा बोलना। परिणाम इस बात का है कि हम जिस परिवार से हैं, उस परिवार में मेरे एमएलए होने के पहले लालटेन और साइकिल भी नहीं थी जी। जन आंदोलन में मैं कूद गया, और उसके बाद चुनाव लड़ा मैं निर्दलीय, और मैं एमएलए हो गया। तो वहाँ से सबसे मिलते जुलते, आते जाते, देखते समझते। तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर आज की परिस्थितियों में हृदयनारायण दीक्षित जी को सियासत करनी होती तो हमें लगता है बहुत चुनौती उस साइकिल के मोटरसाइकिल में भी सियासत ना हो पाती। ऐसा नहीं, साधन बना करते हैं, आए जाए साधन बना करते हैं। आपातकाल का कोई ऐसी घटना जब आप 19 से 20 महीने आपातकाल में रहे हैं? जो सबसे अच्छी घटना मुझे लगती है वही मैं सबको बताता हूँ। हाँ, घटनाएं तो बहुत हैं, इसलिए 2.25 साल जेल रहे। 2.25 साल रहे, लंबा। लेकिन सबसे अच्छी घटना वो है कि जिस दिन इलेक्शन हो रहा था यूपी में लोकसभा का, तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस हार रही थी। पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हुई दिन में। अच्छा, वोटिंग चलती रही। तो सायंकाल हम एक रेडियो मंगवा लिए थे अपने एक अधिकारी से बात करके, गोपनीय, क्योंकि मैं कैदी था और जड़ा था। तो कहाँ थे? हाउस अरेस्ट थे आप? नहीं, जेल में ही थे, उन्नाव जेल में। ठीक है, जेल में थे। और हमको इतना खतरनाक माना गया था कि हमारा परिवार हमसे मिल नहीं सकता था, इमरजेंसी भर नहीं मिल पाया। तो जिस दिन ये इलेक्शन हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, वोटिंग गणना हो रही थी, तो उस दिन करीब 4 बजा होगा रात का। तो टहलते हुए उधर से जेल आए, तो उन्होंने कहा यहाँ रेडियो कौन बजा रहा है, और बहुत डांटा हमको, अपमानित किया उन्होंने बाहर से। भीतर में बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, ट्रांजिस्टर चिपकाए हुए। हाँ। तो करीब 6 बजे पूरा कांग्रेस साफ हो गई, रिजल्ट आया। तो जेलर साहब फिर आए, सर। अच्छा, भाषा बदल गई, टोन बदल गया। ये मैंने लिखा है कि मैं तो 2 घंटे के भीतर आबे से मान्यवर हो गया। प्रायः ऐसा देखता हूँ कि अधिकारीगण, जैसे मैं विधानसभा का अध्यक्ष था जी, तो सरकारी गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही, सब नमस्ते हो रहा। वही अधिकारी अब हमको नमस्ते नहीं लेते। अच्छा, अब जब मुलाकात होती तो बदल जाते हैं। बदलना चाहिए भी उनको, लेकिन सामान्यतः मुस्कुराकर मिलना चाहिए, जैसे पहले मिलते थे वैसे।
इसे सत्ता का बदलाव कहते हैं, संस्कारों का बदलाव कहते हैं? संस्कार भी उत्तरदायी हैं, और लेकिन उस सत्ता की सत्ता नीति ही ऐसी है। तो सत्ता ज़्यादा सम्मानित है संस्कारों से हमेशा, तभी तो संस्कार की जरूरत पड़ी। संस्कार की आवश्यकता प्रत्येक कालखंड में थी और आगे भी रहेगी। हम कितना उन्नति कर लें, लेकिन संस्कार तो जरूरी रहेंगे ही। ठीक है, एक आखिरी सवाल। अखिलेश यादव, आप मानते हैं बीजेपी का टकराव जो होगा 2027 में वो समाजवादी पार्टी से होगा या कांग्रेस या बीएसपी? वो तो नेता विरोधी दल का दायित्व तो उनके पास है, और विधानसभा में वो पांडे जी, श्रीमान पांडे जी हैं, माता प्रसाद जी, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। तो कायदे से तो विपक्षी वही दल है जो नेता प्रतिपक्ष है, और भी दल उनके साथ हैं छोटे मोटे। तो हम लेकिन मान के चलते कि उनकी तैयारी ठीक नहीं, वो घबरा गए हैं। अच्छा, मोदी जी से दो बड़े कारण बताइए, वजह क्या आपको लगता है, कैसे घबरा गए? पहला कारण, लोकसभा में तो उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, यहाँ तो नहीं रहा, यहाँ प्रदर्शन भी नहीं रहा, और यहाँ उनका कोई आम जनता में अभियान भी नहीं। अच्छा, कोई कंपेनिंग नहीं है कि किसी बात को लेकर चले कि इस समय यूरिया नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही, मुद्दे नहीं। तो क्या पीएम मोदी ने मुद्दे खत्म कर दिए विपक्ष के सामने? बार बार कहा जाता है कि कोई मुद्दा, चाहे राम मंदिर रहा हो, 3 तलाक रहा हो, जम्मू कश्मीर धारा 370 रही है, ये सब जाति जनगणना। मोदी जी ने तो पिछली सरकार में कह दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, और फिर मुक्त हो गया। और मुद्दे मुक्त भी भारत हो रहा है। हमें लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, चाहे जाति जनगणना को लेकर हो, धारा 370 को लेकर हो। जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अपनाया है, ब्रिटेन से लिया है, तो वहाँ पर नेता विरोधी दल की इज्जत बहुत होती है। वहीं से हमने सीखा है, तो यहाँ भी करते हैं। और नेता विरोधी दल माना जाता है प्राइम मिनिस्टर के बराबर जी, और वो दायित्व का निर्वहन भी करता है। तो मैं पढ़ रहा था वहीं की किताब, तो उस किताब में उल्लेख किया गया, वहाँ बताया गया पूरा एक दिन होता है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का। जैसे हमारे यहाँ ऐसा व्यवस्था नहीं, सवाल रोज पूछे जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही उत्तर देगा और नेता विरोधी दल के सामने खड़ा होगा, और नेता विरोधी दल वो दोनों एक ही तरह से चलेंगे। और मैं पढ़ रहा था कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा वहाँ कि सरकार से कि युद्ध जैसे हालात आ रहे हैं और आप लोग एक मिलकर काहे नहीं काम करते। नेता विरोधी दल ने कहा कि हम तो आपके साथ हैं। तो राहुल जी अगर इसको पढ़ लेते तो ठीक रहता, पर नहीं पढ़े। आपके प्रतिष्ठित चैनल को अगर वो देखते होंगे तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जो लोकतंत्र यहाँ स्थापित किया गया था वो कोई ब्रिटिश मॉडल नहीं, ब्रिटिश मॉडल हमने अपनाया है। वो तो वैदिक काल से ही सभा समितियाँ ऋग्वेद में मिलती हैं, अथर्ववेद में मिलती हैं। तो दुनिया का जो सबसे प्राचीन लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो इसी भारत भूमि पर रही है, वेदों में दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हृदयनाथ दीक्षित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव जानकर, और हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो टू द पॉइंट में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी।